हेलो एवरीवन। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए सबसे पहले बहुत ही अच्छी एमसीक्यू सीरीज़ लेकर। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डीएवीवी सीईटी 2021 सब ग्रुप सी के हैं, तो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वो लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और साथ ही साथ में आपको पता भी होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है वो साथ ही साथ में हमारे 12th क्लास की पूरी मॉडर्न फिज़िक्स को ऑलमोस्ट कवर कर देता है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है, अगर आपको ये एमसीक्यूज आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 12th क्लास की मॉडर्न फिज़िक्स भी आपने ऑलमोस्ट कवर अप कर ली है। बस आपको एक बार रीडिंग लगानी होगी कुछ एडिशनल चीज़ों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम अ D7 कॉन्फ़िगरेशन इज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि D7 कॉन्फ़िगरेशन की बात करिए। तो यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, तो देखिए D7 कॉन्फ़िगरेशन की बात करिए तो डी सब शेल में हमें पता है कि डी सब शेल में हमारे पास कितने बॉक्स होते हैं। हमारे पास होते हैं टोटल 5 बॉक्स। तो हम बना के देखते हैं। एक मिनट आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिख सकते हैं 5 बॉक्स, और यहाँ पर कहा गया है D7 कॉन्फ़िगरेशन। तो जब मैं D7 की बात करता हूँ तो D7 में मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा। जब भी मैं D7 की बात करता हूँ तो मेरे पास D7 में यहाँ पर क्या हो जाएगा। जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करूँगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास यहाँ होंगे, 2 यहाँ पे होंगे। आपको आता है इलेक्ट्रॉन भरना? तो आप देखिए, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। 6th इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फिल होगा और 7th इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर फिल होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं? हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं 3। कितने बच गए हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3। तो यहाँ पर टोटल स्पिन पूछा है, तो हमें पता है कि एक भी बॉक्स में अगर जो स्पिन होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, एक का होता है +1/2 और दूसरे का क्या होता है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो है पहले इलेक्ट्रॉन भरे, तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए उनकी स्पिन क्या होती है? +1/2। और यहाँ पर बोला है रिजल्टिंग निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? रिजल्टिंग। रिजल्टिंग का मतलब याद होता है, हमेशा होता है सम निकालना। क्या होता है रिजल्टिंग का मतलब? हमेशा सम निकालना। तो यहाँ पर हमको बस इतना ही पता करना था कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 1/2, 1/2 प्लस 1/2। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास पता है कि हमारे पास फर्स्ट टाइम में +1/2 स्पिन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो उन सबका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो उन तीनों का करना होगा सम, और इन तीनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2। क्या आएगा आंसर? 3/2। आप मुझे पता है थोड़ा सा शौक हो रहे होंगे कि ऑप्शन में 3/2 नहीं है, बट यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है। ये जो ऑप्शन +3 लिखा है इसको 3/2 कर लीजिए, और जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर 3/2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं कमेंट में कि क्या मैं 20 तारीख तक कोर्स करवा दूंगा कि नहीं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, हम लोग कोई एक एक चैप्टर नहीं करने वाले हैं। हम लोग एक साथ ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिससे हमारा बहुत वास्ट टॉपिक कवर हो जाए। जैसे कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उसके साथ साथ हमारा मॉडर्न फिजिक्स भी कवर हो चुका है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपको ले आऊँ, ताकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारी पूरी 11th और 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो पूरी कवर हो जाएगी। जितना भी हमने 11th और 12th में पढ़ा है, हम एक बार पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे, उनके बारे में उनकी वैराइटीज़ पढ़ लेंगे। तो उसके बाद हमारी पीरियोडिक टेबल भी खत्म हो जाएगी और साथ ही में उसके एमसीक्यूज़ भी कर लेंगे। तो हमारे साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरी खत्म हो चुकी होगी। इसके साथ साथ बचेगी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आप टेंशन मत लिए, मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स की सीरीज़ लाने पड़ा हूँ जो आपको वापस से पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी इतने कम दिनों में। तो मैं आपके लिए किसी ट्रिक्स की सीरीज़ लाऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से ट्रिक्स से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं एक साथ 3-3 4-4 चैप्टर की ट्रिक लाऊंगा और बहुत ही आसानी से हम 20 तारीख के पहले कर लेंगे। बचे हुए 10 दिनों में आप लोग मिल के खूब सारे एमसीक्यूज़ लगाइएगा। अलग अलग सोर्स मैं आपको दे दूँगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा इस टाइप की, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ द लेवल और करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि n इज इक्वल्स टू 5 करस्पॉन्डिंग में क्या होगी। तो हमको एक फार्मूला याद होगा कि जो E का जो फार्मूला होता है, E का फार्मूला आपने जो पढ़ा होगा वो होता है E इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 के अपॉन में n²।
यह फार्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा अगर आपने बेसिक फार्मूले पढ़े मेरी पिछली वीडियो देखी है तो इस फार्मूले में हमको क्या करना है, बस n की जगह 5 को पुट करना है। और जब आप n की जगह 5 को करके पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको ज़रूर करिएगा ट्राई। इसमें से जो भी आपको आसान आसान क्वेश्चन लगेंगे उसको मैं ज़रूर आपको होमवर्क भी करने के लिए दूंगा और आप उसका आंसर निकाल के ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज। तो यहाँ पर क्या है, हमें जो पेयर दे रखे हैं किसके किसके नंबर देखे हैं, हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर देखना है दे रखा है और मैग्नेटिक स्पिन दे रखा है। ठीक है, और हमको निकालना किसके लिए है, क्लोरीन के लिए। जब आप क्लोरीन का सबसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्लोरीन का जो सबसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आता है सबसे, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये होता है जो होता है 3p मुझे एक मिनट अपन करके देख लेते हैं। जब आप क्लोरीन का वो बनाओगे तो क्लोरीन आता है कितने नंबर पर, क्लोरीन आता है 17 नंबर पर। तो हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2s2 2p6 3s2 एंड 3p। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3p में, 2 2 4 और 6 10 11 12 और यहाँ पर आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो p में आ गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 ही होते हैं, p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने खाली हुए हैं, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो किस में है, 3p के अंदर है। तो देखिए 3p के अंदर जो है वो फाइनली हमें क्या पता चला कि 3p के अंदर जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3p के अंदर है तो 3 क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 हो जाता है हमारा कौन सा शेल है, और उसी शेल को, उसी नंबर ऑफ शेल को ही तो हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कौन से ऑप्शन में 3 आ रही है, c और d, मतलब a और b तो नहीं होंगे आंसर, c और d में 3 मिल चुका है हमको। अब हमको l निकालना है, तो l क्या होता है, l होता है सब शेल। ठीक है, सब शेल मतलब हमको पता है कि 0 के लिए होती है s, 1 के लिए होती है p, 2 के लिए होती है d और 3 की होती है f। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, p लिखा हुआ है, p, तो s के बाद p आता है मतलब 0 के बाद 1, तो क्या हो जाएगा 1। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, c वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आपको समझ में आया भी होगा आई होप। तो चलिए चलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन विथ विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट टू एमिट अ फोटोन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप इसको चेक करिएगा तो क्या बोल रहा है कि जो एक हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम का ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ऐसा कौन सा सबशेल है जो किसी फोटोन को एब्जॉर्ब तो कर लेता है बट एमिट नहीं करता। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि देखिए हमें पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें होता तो एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नंबर 1 पर आता है वो। ठीक है, हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाहिर सी बात है 1s में होगा। तो 1s में इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन या एक फोटोन एब्जॉर्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा, मतलब वो एब्जॉर्व कर लेगा। बट एक बार वो स्टेबल हो गया तो वो वापस से अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। कोई भी एलिमेंट एक बार स्टेबल होने के बाद वो अनस्टेबल वापस नहीं होना चाहेगा। इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा डी। क्या आएगा यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि n इक्वल्स टू 1 to 2 मतलब कितना स्टेप जाना है, 1 से 2 पे जाना है। ठीक है, और सेकंड है n इक्वल्स टू 2 to 4 मतलब 2 से 4 पे जाना है, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 से 6, तो 3 से 6 जाने में कितना, 3 से 4 जाना पड़ेगा, फिर 4 से 5 जाना पड़ेगा और फिर 5 से 6 जाना पड़ेगा। और जो है वो है जो लास्ट है वो है एनर्जी जो n इन्फिनिटी टू 1। तो इन्फिनिटी टू 1 आने में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, बात आपको 0 आएगी एनर्जी उस केस में अगर आप फाइंड करोगे, क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई और जब आप उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो उसको 0 बना देगा। और जो बचेगा हमारे पास ऑप्शन सी, क्योंकि उसी में हमें सबसे दूर जाना पड़ रहा है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है बोहर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ। तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो बोहर्स मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम समझाने में सफल हुआ था। द प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 4f
4f ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल की जब हम बात करें तो इसमें जो प्रिंसिपल नंबर होगा, मतलब नंबर ऑफ शेल होगा, वो तो 4 ही होगा, है ना। तो ये बहुत सिंपल है कि जो फर्स्ट है वो तो 4 है। तो भाई डी वाला ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि हमें पहला नंबर तो 4 चाहिए। और एफ़ की बात कर रहे हैं तो हम एफ़ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एस में होता है 0, पी में होता है 1, डी में होता है 2 और एफ़ में क्या होता है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 4,4। जो एफ़ के लिए होता है वो होता है, जो एफ़ के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो होता है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर 4,4। बहुत ही सिंपल था। द एनर्जी रेशियो ऑफ फोटोन वेवलेंथ 3000 एमस्ट्रॉन्ग टू 6000 एमस्ट्रॉन्ग। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है तो क्या है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ जो होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी के। क्यों, हमने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्बडा। E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्बडा, इसका मतलब क्या हो गया कि जब E की वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्बडा की वैल्यू कम होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखिए हमको किसका रेशियो निकालना है, हमको एनर्जी का रेशियो निकालना है, एनर्जी का रेशियो निकालना है। और पहले जो हमको दे रखा है 3000 एमस्ट्रॉन्ग और दे रखा है 6000 एमस्ट्रॉन्ग, तो ये अपॉन में होगा, मतलब ऊपर आ जाएगा 6000, नीचे आएगा अपॉन में आ जाएगा 3000। तो 6000 से 3000 को जब डिवाइड करेंगे तो हमको रेशियो जो मिल जाएगा वो मिलेगा 2:1। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसका जो अगला क्वेश्चन है वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दे रखी है और उसको आपको एक्यूरेसी भी दे रखी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज़ 39। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो 39 है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। की जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से एक ज़्यादा है, उसमें उसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से एक ज़्यादा है। तो पूछा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसने पहले ही कह दिया है कि जो भाई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से एक ज़्यादा है, फिर कहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताओ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं चारों ऑप्शन में कि प्रोटॉन से एक ज़्यादा न्यूट्रॉन किस में है। तो प्रोटॉन से एक ज़्यादा न्यूट्रॉन देखते हैं। फर्स्ट में देखो 19 है और 20 है, हाँ ठीक है, इसमें एक ज़्यादा है, मतलब 19 से 1 प्लस किया तो 20 हो गया। सेकंड वाले में देखें तो 19 टू 19 है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 20 टू 19 है, इसमें तो एक कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। और डी में भी 20 टू 19 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, ए ऑप्शन, जिसमें एक ज़्यादा है, क्या एक ज़्यादा है हमारे पास न्यूट्रॉन। तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट इज़ एक्स। जो फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है वो है एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हमको बस बताना है कि जो थर्ड ऑर्बिट है उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। ये भी मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, हम कम से कम टाइम लेंगे, इसलिए आप इसको भी जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स वेरी लेट। जो न्यूट्रॉन है उसका डिस्कवरी जो हुई थी बहुत लेट हुई थी, वो ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, तो हम चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, नहीं ये सही नहीं लगता। न्यूट्रॉन आर हाईली अनस्टेबल। क्या न्यूट्रॉन अनस्टेबल होते हैं, कैसे हो सकते हैं जब उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, और सी है न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस, हाँ चार्जलेस होते हैं। और डी है न्यूट्रॉन्स डू नॉट मूव, न्यूट्रॉन्स मूव नहीं करते। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस। अब क्योंकि वो चार्जलेस थे तो उसको पहचानना हमारे लिए क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। ठीक है, क्योंकि वो चार्जलेस है। अब प्रोटॉन का जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्टिंग में, जो हम गोल्ड फॉइल से पास करते थे अल्फा रेस, तो हमको उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो पता चल गया था, बट हमको किसका नहीं पता चल पाया था, न्यूट्रॉन्स का, क्योंकि वो चार्जलेस होते हैं, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंडामेंटल पार्टिकल्स विच प्रेजेंट इन द एटम आर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेंस। जो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो कितना कंटेन करता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इसके आगे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आप खुद भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम अपन चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्सप्रेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज़ हाइड्रोजन एटम इज़। तो यहाँ पर बताना है कि जो सेकेंड बाल्मर सीरीज़ की सेकेंड लाइन की बात हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 1 मिनट, ये आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो देखिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। हमने एक फार्मूला पढ़ रखा था कि जो 1/λ होता है, जो 1/λ होता है, इसी को हम वेव नंबर कहते हैं। तो 1/λ का फार्मूला क्या होता था, वो होता था
आर एच क्या होता था, आर एच ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/n² यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि 1/λ=RH 1/n1² इंटू 1/n2²। तो अब देखिए हमको यहाँ पर n1 और n2 की वैल्यू लेना ही सबसे ट्रिक का काम है। यहाँ पर अगर आपने n1 और n2 की वैल्यू सही ले ली तो आप ये जो क्वेश्चन है वो सही कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बाल्मर सीरीज़ की बात हो रही है। बाल्मर सीरीज़ का कौन से नंबर पर आता है, सेकेंड नंबर पर। कहाँ पर आता है, देखो ये होती है लाइमन, बाल्मर, पाश्चन ब्रैकेट पी फंड। तो बाल्मर नंबर कहाँ पे आ रही है, बाल्मर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, सेकंड वाली होती है। और क्या बोला है, बाल्मर से सेकंड लाइन। तो बाल्मर से सेकंड लाइन कौन सी होगी, फर्स्ट तो बाल्मर हो गई, तो ये हो गया, ये हो गई फर्स्ट लाइन और ये हो गई सेकंड लाइन। तो बाल्मर से सेकंड लाइन ये वाली आ रही है। और ये वाली लाइन कौन सी होती है, अब ये वाली लाइन एन, इसके लिए एन का नंबर क्या होगा, देखो 1 2 3 4, मतलब जो फोर्थ लाइन है बाल्मर के लिए तो वो सेकंड लाइन है, बट टोटल जब हम बेस से काउंट करेंगे, नीचे से काउंट करेंगे, तो वो कौन सी लाइन है, फोर्थ लाइन है, ठीक है। तो हमको जो n रखना है, हमको n1 की वैल्यू रखनी है, वो रखनी है 2, क्योंकि 2 तो बाल्मर का नंबर होता है जहाँ से स्टार्ट किया हमने। और जो हमको अगला n की वैल्यू रखनी है n2, उसको हमको रखना है 4, क्योंकि बाल्मर के लिए जो सेकंड लाइन है वो n की वैल्यू वहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इसको रख के अब हम उस फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा, फिर उस फॉर्मूले में पुट करके नॉर्मली सॉल्व करके देखना, तो आपको आंसर मिलेगा 3r/16, मतलब 3RH/16। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन हैज़ 1s7, ठीक है, 1s7, ठीक है। 1s7 तो होता नहीं है, आपको ही पता है, बट 1s7 यहाँ पर लिखा है। इट वुड हैव एनर्जी, अगर होता तो कंडीशन दी, इट वुड हैव एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ नॉर्मल ग्राउंड। तो उसकी जो एनर्जी होती है वो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं। बट 1s7 नहीं ऑब्जर्व होता है, ऐसा क्यों, ऐसा कौन सा लॉ है। तो ये आपने पढ़ा होगा इन लॉज के बारे में कि होम्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बोहर्स पोस्टुलेट, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो हिंसपीक तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का था, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। हम इसको एलिमिनेट करके देखते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है एलिमिनेट करना। तो हिंसबर्ग तो हो नहीं सकता, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी नहीं हो सकता, ठीक है। वहाँ पे उसने हाफ फील्ड, उसने बोला था कि पहले हाफ फील्ड होने चाहिए तभी फुल फील्ड होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बोहर्स पोस्टुलेट्स तो भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है होम्स रूल। क्या बचता है, होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप लोगों को करवाना पड़ेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि वो। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। मैं चाहता हूँ टाइम बचाना, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द ऑर्बिट डायग्राम इन विच अफबाउ प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड। तो अफबाउ प्रिंसिपल कौन से क्वेश्चन में वायलेट किया गया है। तो अफबाउ प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो जब तक सारे ही ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाते, वो डबली भी ऑक्यूपाई नहीं होंगे। मतलब पहले सारे डब्बों को जो है सिंगली ऑक्यूपाई होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्या हो पाएंगे, डबली ऑक्यूपाई। तो सिंगली ऑक्यूपाई होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाई होंगे। तो देखिए सारे जो बॉक्स हैं बी, डी और सी में, इनमें सब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उसके बाद डबल इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। क्या है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो यहाँ पर कहाँ पे वायलेट किया गया है, ये रूल वायलेट किया है ऑप्शन, क्यों किया गया है ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एस में तो भरे हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे एक बॉक्स खाली है, फिर भी यहाँ पे डबल वाले आ गया है इस वाले ऑर्बिटल में, जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है में, उसमें एक बॉक्स खाली है, उसके बाद भी यहाँ पे डबल भर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम 159 की बात कर रहे हैं। तो 159 की जब बात करेंगे तो खाया नहीं भी, तो 159 की जब हम बात करेंगे तो 159 क्वेश्चन में है द इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी इन द फोर्थ बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज v, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्डर वुड बी। तो वेलोसिटी जैसा कि आपको पता है कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो हमने पढ़ा है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n। तो हमको ध्यान यहीं पे देना है z/n का। तो वेलोसिटी जो है वो n से किसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि n जो है वो अपॉन में है। तो n से अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम इसको क्या कर रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट वुड बी, मतलब हमने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया। क्या कर दिया, फोर्थ से हम कहाँ पे ले आए, फर्स्ट पे। तो मतलब क्या हो जाएगा कि इस बार जब हम इसको कम पे ले आए हैं, क्या कर दिया हमने, एन की, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्चुअल में एन की वैल्यू कम कर दी है। तो वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर हमने 4 टाइम्स कम किया है तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा 4, क्योंकि देखो फोर्थ वाली में जो थी वो बता रखी है वी,
ठीक है। अब हम उसको फर्स्ट पे ले आए हैं, है ना, तो हमने 4 का डिफरेंस कर दिया है, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4v। अगेन 160 एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग 10th में पढ़ते आते हैं। फार्मूला की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ एन एलिमेंट और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, तो इसको भी आप कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। उसके बाद जो है 161 क्वेश्चन, CO हैज़ सेम इलेक्ट्रॉन्स एज ऑन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, है ना, वो सेम होते हैं। वो जो अगर दो, आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो जिन भी दो एटम्स में सेम इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो CO में जो है, अब इसका जब स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बचे हुए CO कंपाउंड बनने के बाद, वो आपको ओवरऑल मिलेंगे 6। ठीक है, वो आपको मिलेंगे ओवरऑल 6। पर जब आप N2 को देखोगे तो N2 में क्या होता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड बनता है N2 के बीच में, और उनके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनके पास बचता है 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन में से भी इसने 1 डोनेट कर दिया क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है, तो फिर इसके पास कितना बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली जब आप CN में देखोगे तो इसमें भी बचेगा सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। जब आप प्लस O2 प्लस और O2 माइनस की बात करते हैं, तो जो O2 प्लस जो है, O2 प्लस का जब आप स्ट्रक्चर बना के उसको देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली उसमें मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और जब आप इसको डी वाले को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा C। आप खुद करके देखिएगा कॉपी में। मैं यहाँ पर सॉल्व इसलिए नहीं करके बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं हो पाता। जो है हमारा माइंड जो है, जब भी हम कहीं मोबाइल पर देख के पढ़ रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है वो बैठा हुआ होता है। हमारा माइंड सोफ़े पे बैठकर अपने दिमाग में आराम से देख रहा होता है और समझ रहा होता है, उसको लगता है मुझे सब आता है। पर जब उसको खुद खड़े होकर मेहनत करनी पड़ती है एग्ज़ाम के वक्त पे, तब वो उठने से मना कर देता है। इसलिए ये कारण है कि मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। आप कॉपी में सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग को उठाएंगे, चलाएंगे, तो उसकी थोड़ी आदत बनेगी ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने अभी आपको जैसे 160th वाला क्वेश्चन है ना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या करता है। तो मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एटॉमिक नंबर क्या करता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एटॉमिक नंबर है, अब देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो हमको ये तो पता है कि भाई प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं। ठीक है, वो तो अलग ही होते हैं। ठीक है ना। और एटॉमिक वेट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या उसका एटॉमिक नंबर शो करता है, बिल्कुल नहीं। वैलेंसी किसी एलिमेंट की क्या उसके एटॉमिक नंबर को शो कर सकती है, बिल्कुल नहीं। तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा ऑप्शन नंबर ए, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद 163 क्वेश्चन जो है वो देखना है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट डज नॉट बिलोंग टू बोर्स मॉडल। ठीक है, कौन सा बिलोंग नहीं करता है, तो एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, बिल्कुल सही, ये तो करता है। इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनड इन द स्टेबल ऑर्बिट, इज स्टेबल। ठीक है, ये भी ठीक ही लग रहा है। अगला देखते हैं, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, ये भी ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है। द चेंज इन द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूस, ये भी ठीक लग रहा है। अब देखिए, अब हमको इसमें बहुत ही इसने मतलब घुमा के दे दिया है क्वेश्चन, एक हल्की सी लाइन जाता है, इलेक्ट्रॉन स्टेशन इन द ऑर्बिट इज स्टेबल। जो ऑर्बिट होती है वो ज़रूर स्टेबल होती है, बट क्या इलेक्ट्रॉन स्टेशन होता है, स्टेशन मतलब रुका हुआ होता है, नहीं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि ये जो है बोर्स पोस्टुलेट का वायलेशन कर रहा है, वो उसको गलत ठहरा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आप कमेंट करके बताइए आपने कितने सही करे, और जिन क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क दिया है उसको भी आप कमेंट करके दिखाइए। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, हम बहुत ही अच्छे से 20 तारीख के पहले पूरा कोर्स कर लेंगे और बहुत ही आसानी से DA CET 2021 को फोड़ देंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जल्द से जल्द आपको अगले वीडियो की खबर मिलती रहे। यहाँ पे देख सकते हैं कि n = 1 to 2, मतलब कितना स्टेप जाना है, 1 से 2 पे जाना है। ठीक।